पिक्चर क्या है यहाँ पर? तो आंसर है कि हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझना है आज, क्योंकि ये कर्व जो है मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंजीनियरिंग चाहते हो तो। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? तो आंसर है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको मटेरियल के बारे में अच्छे से जानने में हेल्प कर देगा। लेकिन ये कैसे रीड करते हैं इसको? फर्स्ट लेट्स वी सी दैट। ओके, फ्रॉम O to A वी कैन क्लियरली सी कि ये जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका ये मतलब कि स्ट्रेस और ये स्ट्रेन कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि फ्रॉम O to A हुक्स लॉ ओबेड। हुक्स लॉ ओबे किया जाता है। और अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन स्ट्रेन। ठीक, अच्छा, तो O से A पर कहानी क्या है? फिर से देखो इसको एक बार। जितना हम स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे मटेरियल में स्ट्रेन भी उतना आता जाएगा। और इसके कहने का मतलब कि अगर हम एक रॉड को कंसीडर करें या फिर एक वायर जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है, स्ट्रेस देने का मतलब है इस पर लोड लगाना। तो अभी हम इसको 1 न्यूटन का लोड देंगे तो इसमें स्ट्रेस आएगा, 2 न्यूटन का देंगे तो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, 3 न्यूटन का देंगे थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। और इस इंक्रीजिंग स्ट्रेस पर जो लेंथ में इंक्रीज होगा वो यूनिफॉर्म होगा। कहाँ से कहाँ पर? तो आंसर है फ्रॉम O to A। अब उसके बाद ये A से B पर देखो, यहाँ पर हमें स्लोप से पता लग जाएगा कि यहाँ कितना डिफरेंस है। यहाँ का स्लोप जो है वो इतना है थीटा, यहाँ पर भी ड्रॉ कर लो तो वही एंगल मिलेगा थीटा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेन के लिए कर्व है, जो हमने लाइन मानी है, उसके पैरेलल मैंने ये ड्रॉ किया, और पैरेलल ड्रॉ किया तो ये एंगल और ये एंगल एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये स्लोप भी इक्वल होगा जब तक लाइन स्ट्रेट है। नाउ हियर ये इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई और इसका एंगल मेजर किया तो ये आता है। फिर इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, इसका एंगल ये आता है। आ जाओ बस। तो यहाँ पर सिनेरियो में ये है कि A से B पर जो स्लोप पहले था, मतलब स्लोप कौन है यहाँ पर? तो आंसर है कि tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये और एंगल कांस्टेंट है तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, यहाँ तक तो ये चल रहा है, लेकिन A से B पर आते ही स्लोप चेंज हो गया, एंगल हुआ चेंज। तो एंगल के चेंज होने से हम ये बात समझ गए कि अब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या हो रहा है फिर यहाँ पर? यहाँ पर हो ये रहा है कि ये यहाँ पर ये हमने स्ट्रेस को मेजर किया और हमने थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज किया, ये इतना स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पर जब हम यहाँ पर इतना सा स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो कितना स्ट्रेन आता है? लेट्स वी सी। ये तो इतना सा स्ट्रेस इंक्रीज किया, स्ट्रेन भी कितना आया? इतना आया। और यहाँ पर अब देखो ध्यान से, इसमें भी सेम स्ट्रेस हमने अप्लाई किया, लेकिन स्ट्रेन कितना आया? लेट्स वी मेजर।
अब ये स्ट्रेन उतना नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, अगर हम इसको परफेक्ट ग्राफ बनाए थोड़ा सा और, तो हम ये देखेंगे कि इतने से स्ट्रेस में हमें जो स्ट्रेन मिल रहा है वो इतना मिलता है, और यही इसका मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पर ए से बी पर ये हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है। फ्रॉम ए टू बी हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड। अगर हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो आंसर है कि यहाँ पर इतना स्ट्रेस, लेंथ इंक्रीज, स्ट्रेस बढ़ाया, लेंथ इंक्रीज, और स्ट्रेस बढ़ाया और लेंथ में इंक्रीज आया। लेकिन ओ से ए तक यूनिफॉर्म इंक्रीज, ए से बी पर आते ही हम समझ गए कि अब ज़्यादा कर दोगे तो दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगी इलास्टिक लिमिट। हाँ, तो ये है इलास्टिक लिमिट। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दे P, तो P को हम इलास्टिक लिमिट कह सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट मार्क करके। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान समझना। ओ से ए पर मटेरियल को हम स्ट्रेस लगाते हैं, रिलीज करते हैं। पहले मटेरियल यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंक्रीज होती है उसकी लेंथ। ठीक, अच्छा कैसे? तो आंसर है कि ये मटेरियल है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। हम जैसे ही स्ट्रेस को रिमूव करते हैं ये अपने शेप को वापस से रिगेन कर लेता है। लेकिन बी पर आते ही ये इस पॉइंट तक ये इतना खिंचता है, ये इतना, इसकी लेंथ में साइज में चेंज आया इतना। स्ट्रेस को हटाया तो मटेरियल वापस आता है आता है आता है और ये रुक जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि जो इसकी लेंथ थी पहले ओरिजिनल L0, अब इसमें एक लेंथ एडिशनल क्रिएट हो चुकी है, और ऐसे में इसको बोलेंगे कि ये परमानेंट सेट आ चुका है। तो मतलब कि बी वाला जो पॉइंट है वो क्या है? बी शोज परमानेंट सेट इन द मटेरियल। ये तो मटेरियल में एक लेंथ में चेंज आ जाता है। ये ऐसे ही कहानी है जैसे मान लो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने से क्या होगा, इसका हाल ये हो जाएगी कुछ ऐसी। ये हमने इसको ए से बी वाले पॉइंट पे लाके खींच दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये वापस आएगी तो स्प्रिंग ऐसी बन के आएगी। ये होता है ऐसा कि अगर हम स्प्रिंग को उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच दें और छोड़ें तो वापस से शेप को रिगेन नहीं करती है। तो यहाँ पर एक परमानेंट सेट क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अगर हम ये सोचें और ये करते हैं अगर काम कि बी जितना स्ट्रेस देने के बाद भी हमने इसको स्ट्रेस हटाया नहीं, बल्कि हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस और बढ़ाया, तो इतना सा स्ट्रेस देने पर यहाँ से ये इतना सा स्ट्रेन आ चुका है। अब बहुत थोड़े से स्ट्रेस पर इतना बड़ा स्ट्रेन। अब यहाँ देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बताओ स्ट्रेन कितना, ये इतना आ चुका है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस और स्ट्रेन इतना ज़्यादा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मटेरियल अपने आप को कहता है कि ये बढ़ चुका है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस हमने इतना बढ़ा दिया कि मटेरियल खिंच खिंच के इतना लंबा हो चुका है। शर्त क्या है? तो आंसर है कि उसकी लेंथ बढ़ चुकी है और वो मटेरियल पतला हो चुका है। ठीक, जो मटेरियल की पहले थिकनेस थी उसका एरिया वो 10 किलो वेट को भी सह सकता था, लेकिन अब वो इतना पतला हो गया कि अब 10 किलो क्या, वो 2 kg भी नहीं सह पाएगा।
इतना पतला हो चुका है मटेरियल यहाँ पर खींचते खींचते, और हमने क्या सोचा कि चलो फटाफट से स्ट्रेस को कम करते हैं। तो इस पॉइंट पर हम स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या देख रहे हैं, स्ट्रेन आता जा रहा है। ये देखो स्ट्रेन आता जा रहा है, हम उसको और कम करते हैं स्ट्रेस, लेकिन मटेरियल रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये खिंचता जा रहा है। ये कहानी कैसे है तो सुनो ध्यान से। हमने ना एक थिक वायर कंसिडर की, ऐसी हमने स्ट्रेस लगाया, ठीक है, यूनिफॉर्म इंक्रीज ओ से ए, हुक्स लॉ ऑफ होता है। बी पर आए, क्या हो गया बी पर, तो आंसर है ए से बी पर इलास्टिक लिमिट थी, और यहाँ पर इसके पास एक परमानेंट सेट आ चुका है। कहने का मतलब स्ट्रेस हटाने के बाद भी ये ऑरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगा। फिर उसके बाद बी से जब सी तक जर्नी जाएगी, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, और सी पर आते आते मटेरियल इतना पतला हो गया कि पहले जो मटेरियल 10 kg पर इतना बढ़ता था, अब वो मटेरियल के पास ताकत बिल्कुल नहीं रही। फिर से अगर हम इसको 5 kg लगाते तो 5 kg के स्ट्रेस पर ये थोड़ा सा बढ़ता, या बढ़ता ही नहीं, ठीक, और 2 kg पर ये नहीं बढ़ता, 1 kg लगाने पर भी नहीं बढ़ता। लेकिन हमने मटेरियल को लोड लगा लगा के इतना पतला कर दिया कि अब ये 1 kg का स्ट्रेस दिया, तो मटेरियल अपनी एबिलिटी खो चुका है कि वो अपनी शेप को रिगेन करे। तो मटेरियल में ये एबिलिटी खो चुकी है कि अब वो 1 kg को भी सह सके। तो 1 kg के स्ट्रेस पर भी वो खींचता है। पहले वो 1 kg पर नहीं खींचता था क्योंकि इसकी थिकनेस थी, पहले वो इतना थिक था। स्ट्रेस कर करके हमने उसको ऐसे कर दिया। अब उसमें एबिलिटी है ही नहीं कि 1 kg को भी सह सके। स्ट्रेस कम करते वो पतला होते जा रहा है। एक पॉइंट स्ट्रेस का ऐसा है जहां पर इतना पतला होगा कि मटेरियल ब्रेक हो गया। इसलिए डी को क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। और यहां तक तो फिर भी स्ट्रेस बढ़ाने के बाद स्ट्रेन आ रहा था, लेकिन ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेट मी जस्ट राइट नंबर 4। सी क्या है, सी इज यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मटेरियल समर्पण कर देता है कि अब वो इतना सा स्ट्रेस भी नहीं सह पाएगा। नंबर 5, व्हाट इज डी, डी इज ब्रेकिंग पॉइंट और ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसको फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं डी को, ठीक। अब मैं यहां पर कुछ ग्राफ को बनाता हूं। हाँ, नंबर 3। ओके, अब इन 3 ग्राफ में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कौन रबर है और कौन स्टील। और हम जानते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। और इलास्टिक होने का मतलब कि वो अपने अंदर चेंज लाने देगी ही नहीं। हम हम लोड लगाएंगे और उसमें लेंथ में चेंज आएगा ही, क्योंकि वो अपने आप को रिगेन करना चाहती है। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, देखो इसमें ये थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें इतना स्ट्रेस दिया और इसमें स्ट्रेन भी आ चुका है, मटेरियल यहाँ से यहाँ तक खिंच चुका है। यहाँ देखो हमने स्ट्रेस यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया और मटेरियल में कितना चेंज आया, बहुत थोड़ा सा। तो क्या पता लगा कि यहाँ पर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा दिया, इसके मुकाबले दोनों बराबर, लेकिन स्ट्रेन इसमें कम आया। तो इसको हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये इधर एक एंगल बनेगा, अगर हम यहाँ पर स्लोप लेते हैं तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी बनेगा एक एंगल। खैर, अब इसमें एंगल ज़्यादा है या इस वाले में, तो आंसर है कि ये अपनी एक्सिस से ऐसे उठता है,
तो ज़्यादा कौन उठा हुआ है? ये वाला, और ये अपने एक्सिस पर थोड़ा सा उठा हुआ है, तो एंगल इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेस दे सकते हो लेकिन स्ट्रेन थोड़ा सा आएगा। सो दिस इज स्टील। लेकिन अब एक बात, हमने स्टील का पता लगाया किससे? उसकी स्ट्रेस और स्ट्रेस की प्रॉपर्टीज है। अब हम इस मटेरियल को और इस मटेरियल को फिर से देखते हैं एक नए सिरे से। हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि मटेरियल में स्ट्रेन आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और ये यहाँ तक खिंच चुका है। जो मटेरियल की लेंथ ये थी वो खिंच के इतना लंबा हो चुका है मटेरियल, इसको क्या बोलेंगे हम? तो आंसर है, ये प्रॉपर्टी शो करती है कि मटेरियल इतना स्ट्रेच हो सकता है। यहाँ पर देखो, ये मटेरियल को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं लेट्स से ये, और यहाँ पर इस मटेरियल में स्ट्रेन बस यहाँ तक आ सकता है। इसका मतलब कि ज़्यादा नहीं खींच सकता। इसको इससे ज़्यादा खींचोगे तो मटेरियल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रेक। और ऐसे मटेरियल में जिसकी पूंछ छोटी होती है इसको क्या बोलते हैं हम? नाजुक मटेरियल। सो इट इज़ ब्रिटल, ये नाजुक है। और जिसकी पूंछ लंबी है वो खींच सकते हैं, इसका मतलब वो क्या है? डक्टाइल और मैलिएबल। समझाए कि डक्टाइल और मैलिएबल का मतलब है किसको हम बहुत खींच सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हम ग्राफ के नेचर से मटेरियल को पहचानना सीख गए। अब इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशन को भी समझते हैं। इसकी एप्लीकेशन को समझने से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल पे वर्क करते हैं, ठीक है। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर। तो सॉल्यूशन के वक्त जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिखो। क्या गिवन है आपको? लेंथ ऑफ स्टील वायर, लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 4.7 मीटर, ये हमें गिवन है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेक्शनल एरिया। अच्छा, मान लो कि जो स्टील वायर्स की लेंथ है मैंने LS लिखा, और एरिया ऑफ स्टील वायर लेट्स से AS, एंड ये है 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। नो सर, F के रिप्रेजेंट करता है। हाँ, F के रिप्रेजेंट करता है। F हाँ, F स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर। तो कॉपर वायर को भी स्ट्रेच करते हैं, उसकी भी लेंथ गिवन है। सो लेंथ ऑफ कॉपर वायर लेट्स से इट इज LC, यह है 3.5 मीटर। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर इट इज 4 × 10⁻⁻5। नाउ इनको स्ट्रेच किया जाता है अंडर अ गिवन लोड। सो हमसे पूछा गया है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील टू दैट कॉपर। रेशियो ऑफ द स्टील यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। तो हमें डिफरेंट यंग्स मॉडुलस निकालने हैं दो अलग अलग मटेरियल के लिए। सो हाउ विल वी प्रोसीड फॉर इट? सो फर्स्ट इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? सो वी नो
यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल्स टू स्ट्रेस divided by strain. Now, what is stress? So the answer is force per unit area. And what is strain? Change in length. और इसको हम अच्छे से लिखना चाहें ये आ जाएगा change in length multiply L of copper. इन दोनों को सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया जाता है, इसलिए रेशियो में ये तो कट जाएगा, इसकी हमें नीड नहीं है। और दोनों को एक गिवन लोड है उसके ऊपर करा जाता है एक्सपेरिमेंट, तो ये भी सेम है और ये भी कट जाएगा। हमें लेंथ ऑफ कॉपर वायर पता है, एरिया पता है कॉपर वायर का, तो ये फाइंड हो सकता है। सिमिलरली फोर्स, लेंथ ऑफ copper wire, area of copper wire and change in length of copper wire, इन दोनों का रेशियो, so that's I mean steel to that copper, हाँ, so Young's modulus of steel divided by copper and it is FLS A delta LS। ठीक, डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी पलट जाएगी, ये है एरिया ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, और ये डिवाइड में आ जाएगा फोर्स इंटू लेंथ ऑफ कॉपर। नो, जो क्वांटिटी सेम है डिलीट, ये और ये कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट एज कॉपर वायर, तो दोनों का स्ट्रेच, दोनों में लेंथ में चेंज सेम है और दोनों को एक ही तरह की फोर्स दी जाती है, इसलिए अंडर ए गिवन लोड तो एक ही लोड है दोनों पे। तो क्या बचा? ये बचता है LS अपॉन LC इंटू AC अपॉन AS। लेट्स वी कैलकुलेट लेंथ ऑफ कॉपर वायर, स्टील की लेंथ है 4.7 और कॉपर वायर की है 3.5 इंटू एरिया ऑफ कॉपर वायर ये रहा 4 इंटू 10⁻⁻⁵, एरिया ऑफ स्टील वायर दैट इज 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज कैंसल्ड, नाउ point cancel out, so what will be the amount? 47 times 4 188। चलो इसको ऊपर करते हैं इधर, and this is 105। now let's divide it, कितना आएगा? इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ देखो, $1.7904 और ये रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं चाहिए इसमें, सो 1.8 अप्रॉक्स। ठीक है, 1.8, सो इट इज करेक्ट। ठीक, अच्छा तो इस क्वेश्चन को समझिए। अब देखो
वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, तो एक वायर का डायमीटर ये गिवन है, तो फटाफट से इसको नोट करते हैं। डायमीटर ऑफ 2 वायर ना, तो 1 की मान लेते हैं, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर। 1 मेड ऑफ स्टील, अच्छा तो एक स्टील से बनी, तो स्टील, एंड द अदर मेड ऑफ ब्रास आर लोडेड एज शोन इन फिगर। दोनों का डायमीटर सेम है क्या? डायमीटर दोनों का सेम है, बराबर। अच्छा, द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज 1.5 मीटर। द अनलोडेड लेंथ, तो लेंथ ऑफ स्टील वायर, इसलिए इसको लिख लेते हैं LS। स्टील वायर की लेंथ 1.5 मीटर, एंड दैट ऑफ ब्रास, तो length of brass wire is 1 meter. Now compute the elongation of the steel and brass wire. To find, हमें elongation कितना स्ट्रेच हुई है, that is delta L, ये फाइंड करना है। किसके लिए? स्टील वायर के लिए एंड ब्रास वायर के लिए, दोनों के लिए ये फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर जो डायग्राम है उसकी कंडीशन देख के पता लग रही है कि एक लोड ये है, एक लोड ये। अब हमें इलोंगेशन फाइंड करनी है। जो जो क्राइटेरिया हमारे सामने उसको सोचते हैं एक बार। यहाँ पर इस वायर को भी लोड लगाया जाता है, इस वायर को भी लोड लगाया जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग आएगी, स्ट्रेचिंग आएगी, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। इन दोनों को हम एक रिलेशन से जानते हैं, और वो रिलेशन कौन सा है? यंग्स मॉडुलस। ये अब हमें दोनों के यंग्स मॉडुलस पता होने चाहिए, स्टील का और ब्रास वायर का। ये दोनों हमें गिवन होंगे बुक में, ठीक है। स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस ये है, ब्रास का ये है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ओपन करते हैं। स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन ए इंटू में डेल्टा एल टाइम्स एल। नाउ फॉर स्टील वायर, नाउ टेल मी व्हाट इज द फोर्स ऑन स्टील वायर। इस पर कितनी फोर्स काम कर रही है? इसको समझने के लिए ये कंडीशन ऐसी है जैसे कि किसी रूफ सीलिंग पे आप लटक जाते हो, ठीक। उस पे लटकने के बाद आपके पैरों पे एक लोड और लगा दिया जाए, या जैसे जो जिम लवर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनके लिए अगर वो फ्री वेट से लटकते हैं, सपोज पुलअप्स करते हैं, तो उनको अपना वेट फील होगा। इन केस की अगर वो कोई डंबल या फिर कोई प्लेट को लेकर लटके, तो उनके पैर को ज़्यादा फोर्स लगा के ग्रेविटी खींचेगी। इसी तरह से स्टील की वायर को ये लोड तो खींच ही रहा है और ये भी खींच रहा है, इसलिए इस पर फोर्स कितनी एक्ट करेगी? तो आंसर है इसका सम प्लस में इसका सम। इनका कोई मास गिवन है क्या लोड का? अच्छा, 4 kg और 6 kg गिवन है ये, ठीक। तो मतलब स्टील वायर पर टोटल फोर्स कितनी है? 4 प्लस में 6 kg, ठीक। और फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं तो M इंटू जी होता है। तो अभी के लिए जो हमारे पास स्ट्रेस लगाया जाता है, लोड लगाया जाता है, उसमें हमें पता है कि हर किसी लोड में जब हम इस तरह से वैल्यू लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो सब में 10 मल्टीप्लाई करके हम हमेशा बात मानते हैं। 10 क्या मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बार बार
10 10 10 10 लिखने से अच्छा है कि हमने उसको हटा दिया और कह दिया कि 4 kg लिखना ही क्या माना जाएगा, उसकी वेट माना जाएगा, उसका वेट। और 4 kg का मतलब है कि मास कितना है, तो आंसर है कि फोर्स होती है m इंटू जी, वेट 4 है, m निकालना है, g की वैल्यू 10 है, क्या आ जाएगा 0.4, तो मास 0.4 kg है, ठीक। और 0.4 को जब ग्रेविटी खींचेगी तो बन जाएगा वो 4 kg का न्यूटन, मतलब वेट, जिसको kg में दिया हमने। ये लेंथ ऑफ स्टील वायर 1.5 डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है तो इसको रेडियस निकालनी पड़ेगी। सो रेडियस ऑफ स्टील वायर विल बी 0.25 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये और अगर इसका पॉइंट हटाएं हम 25 का अगर हाफ करें तो 12.5 और 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -4 मीटर आ जाएगा इसकी रेडियस। क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में और पावर दोनों ऐड जाएंगी, तो ये तो 12.5 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा एल एस, हमें ये निकालना है। इसको अगर निकालना है तो ये यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक, डिवाइड में था इसके मल्टीप्लाई, और यंग्स मॉडुलस को हटाएंगे तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और पाई की वैल्यू 22/7 22 ये, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन द सिमिलर वे, ये तो है एलोंगेशन इन स्टील, कॉपर के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर कॉपर के जो लोड है उस पर फोर्स कितनी लग रही है, तो ध्यान से देखिएगा। जब आप किसी रूफ पर लटकते हो तो रूफ कितनी भारी है, क्या उसके वजन से आपको ग्रेविटी और खींचेगी, तो आंसर नहीं। रूफ कितनी भी भारी होगी, अगर आप उस पर लटकोगे तो आप केवल ग्रेविटी आपको ही खींचेगी। फिर से अब हमें लगता है कि इन दोनों के लोड को फिर से ऐड कर दो, क्योंकि इसको ये दबाएगा ये भी दबाएगा, लेकिन नहीं, ऊपर कितना भी लोड होता है अगर हम उसको पकड़ के नीचे की तरफ लटकते हैं तो ग्रेविटी हम पे ही फोर्स लगाएगी, रूफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, अगर स्टील वायर की बात करें तो स्टील वायर को ये भी खींचता है नीचे से, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप अपने पैरों पे वेट लगा के लटकते हो तो वो वेट आपको खींचेगा और फोर्स लगाकर, और वेट बढ़ा के लटकोगे तो और फोर्स लगेगी, तो ये इलोंगेट हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक। तो स्टील वायर में मान लो कि इलोंगेशन यहाँ से लेकर के ये थोड़ा सा आ चुका है, हम इसको पकड़ के लटक जाते हैं। इसमें जो स्टील वायर में इलोंगेशन आया है वो किस वजह से आया है, तो आंसर है इसके लोड की वजह से भी आया है, इसीलिए इसका इलोंगेशन मैंने निकाला तो हमने दोनों का वेट ऐड किया। अब इसकी लेंथ में जो इलोंगेशन आएगा वो केवल इसी के लोड की वजह से आएगा, इसकी लेंथ में खिंचाव, तो जो इसकी लेंथ खींचेगी वायर की वो केवल इसके लोड की वजह से खींचेगी, इसके लोड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए इसका लोड कितना है 6, और लेंथ ऑफ कॉपर वायर दैट इज ब्रास दैट इज 1, अब 22/7 मल्टीप्लाई एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना, इसका भी सेम पाई आर स्क्वायर, इसका यंग्स मॉडुलस कितना है 0.91 और 10⁻11 पास्कल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का इलोंगेशन हमें मिल जाएगा। सो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर।